नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का। आप यहाँ पे अगर एक अनुशासित तरीके से निवेश करें तो अपने सारे वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे ऑप्शंस यानी विकल्प होते हैं कि हमारा उलझ जाना एकदम लाजमी है। इसलिए हम आपकी यहाँ पर मदद करते हैं। आपके सारे जो सवाल होते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, उसके जवाब एकदम आसान शब्दों में देने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेहतर क्लैरिटी के साथ, समझदारी के साथ अपने निवेश को मैनेज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। आज आपको हम बताएंगे कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि अगर 30 साल में आपको 1 करोड़ बनाने हैं तो कितना निवेश करना होगा। रिटायरमेंट के बाद किस तरह के फंड से SWP करना आपके लिए बेहतर होगा, और वीकली वर्सेस मंथली SIP किसमें ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस ज्यादा है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्लिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और आज हम अभिनव से उनके फेवरेट 3 मिड कैप फंड्स के नाम भी जानेंगे ताकि इस हफ्ते के अंत तक आपके सामने एक क्लियर कट लिस्ट बन जाए भाई कि कौन से फंड्स, मिड कैप फंड्स हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं शो पे उनके फेवरेट हैं। लेकिन वो एकदम आखिर में। सबसे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ संतु मंडल जी फोन पे जुड़ रहे हैं। संतु जी क्या नाम है आपका? आई एम संतु मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। संतु जी, आपने की जाने चान? I have following questions. Okay. Number 1, how to rebalance portfolio? अच्छा। Age group 25 to 35. Equity debt allocation 90:10. According to 120 minus your age, new rule. Suppose rupees 100 is invested in 90:10 manner. 1 year after it becomes 180:40. जी सर। Now I should deduct rupees 22 from debt fund and put it in equity and before. So संतु जी, आपको हिंदी समझ में आती है? क्योंकि मुझे बांग्ला ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना होता है, करेक्ट? When to rebalance and when not to rebalance. When to and when not to. तो पहले तो हम बाकी दर्शकों के लिए भी कि रीबैलेंस करना जरूरी क्यों है। देखिए, जब आप पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करते हैं, टिपिकली आप एक रिस्क के हिसाब से उसको बैलेंस करते हैं, जिसके बेसिस पे आपका एक एसेट एलोकेशन क्रिएट किया जाता है। रिस्क के साथ आप टाइम के हिसाब से भी अपना पोर्टफोलियो को एलोकेट कर रहे हैं कि आप किस पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे एक परसेंटेज एलोकेट होगा कि X% एक्विटी और Y% विल गो टू डेट। जैसा संतु जी का सवाल है, वो बोल रहे हैं 90% एक्विटी एंड 10% डेट। उन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स भी दिए इसमें। बट मोटा मोटी ये टिपिकली एक बैलेंसिंग अगर वो परसेंटेज के हिसाब से करें इज द राइट वे टू डू इट। बैलेंस कब करना है, नहीं करना है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बैलेंस करना इज इम्पॉर्टेंट, राइट? टिपिकली नेचुरली अगर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो मूवमेंट्स एंड वॉलेटिलिटी विल कम वेरी फ्रीक्वेंटली। आइडली इनकी एज के हिसाब से और जिस पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन यही रहेगा कि आप इसे एटलीस्ट वंस अ ईयर रीबैलेंस करें। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब बाजार में स्पेसिफिकली एक्विटीज जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, अगर ज़्यादा मूवमेंट एक शॉर्ट पीरियड में भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फरवरी का मंथ देखें जहाँ 7.5-8% का भी फॉल है निफ्टी में, फंड्स 5-6% गिरे हैं, ऐसे काफ़ी पीरियड्स आएंगे इनके पूरे इन्वेस्टिंग करियर में। एब्सोल्युटली। तो उस टाइम भी इनको रीबैलेंस करना चाहिए। इनका दूसरा सवाल जो था, बोल रहे रीबैलेंस कैसे करना चाहिए। क्या अगर मान लीजिए इनका 90 और 10% इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर 90-85 हो जाता है, डेट 15 हो जाता है, तो जो 5% एक्सेस डेट है वो SIP या STP के थ्रू ना करें, बिकॉज वो फिर बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। बिकॉज उसमें भी आपको डेट के अंदर से ही आपको इक्विटी में स्विच करना पड़ेगा। सो आइडियली यू शुड स्विच द होल अमाउंट टुगेदर कि वो वापस रीबैलेंस रहे। नेचुरली है वो कभी भी एग्जैक्ट 90-10 होगा नहीं, आज होगा तो कल नहीं होगा।
बट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी ना करें चर्न, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो नए इक्विटीज़ ऐड करते रहें। तो आप कह रहे हैं कि एक साल में रीबैलेंस करना ज़रूरी है, या फिर हम उसको लंबा वक्त भी दे सकते हैं? आप दे सकते हैं लंबा वक्त। देखिए, डिपेंड करता है कि कितनी मूवमेंट और वॉलिडिटी आई है पोर्टफोलियो में। इसे ऐसा पॉसिबल है कि अज्यूम करिए कि एक साल में इक्विटीज में रिटर्न नहीं आया, वेरी वेरी पॉसिबल, राइट? तो आपका डेट का पोर्टफोलियो जो 10 है वो शायद 12-13 तक पहुंच सकता है। उस समय आप इसको रीबैलेंस कर सकते हैं। पर जब तक 10 to 15% से ज्यादा का अंतर नहीं आता है, तब तक रीबैलेंस करने की जरूरत है नहीं। स्पेसिफिकली बिकॉज इनका पोर्टफोलियो इज मोर टुवर्ड्स इक्विटी, तो नेचुरली वॉलिटिलिटी ज्यादा आएगी। अगर उसको आप रिवर्स करेंगे तो डायनामिक्स विल चेंज। ओके, संटू जी, आपको जवाब मिल गया अपने सवाल का? हाँ, मेरे और एक सवाल है। अच्छा, और एक सवाल है, पूछिए। सपोज हायर सेकेंडरी एजुकेशन ईयर इज 2025. हाँ, It is goal, but the market is down now, March 2020. What strategy should be taken? बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो 5 साल है दूर अभी हालांकि गोल, लेकिन बाजार में उठापटक और पोर्टफोलियो पे दिखता है उसका इम्पैक्ट। कैसी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए? देखिए, टिपिकली हम सजेस्ट करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो 2.5 से 3 साल के पहले आपके पास उसका अरेंजमेंट तैयार होना चाहिए, जिससे आपकी पोर्टफोलियो वॉलिडिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जैसे इनका टारगेट 2025 का है, अगर 2023 में बाजार काफी बढ़ गया, उनको लग रहा है और बढ़ेगा, इसलिए वो एग्जिट नहीं करते, और 25 तक करेक्शन हो जाए तो नेचुरली आपके गोल में मूवमेंट्स आ सकती है। तो स्टेबिलिटी के लिए 2.5 से 3 साल पहले, या चाहे वो रिटायरमेंट हो या ऐसे लॉन्ग टर्म जो बहुत एसेंशियल गोल प्लानिंग है, उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो सेफगार्ड करना जरूरी है। ओके, 2020 मार्च में इट इज स्टिल टाइम, आई थिंक यू शुड हैंग ऑन, बिकॉज अभी करंटली काफी वॉलेटिलिटी है बाजार में। आई डोंट थिंक ही नीड्स टू पैनिक एट द मोमेंट। हमने अभी कुछ देर पहले इनफैक्ट बात की है कि इसके पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं काफी ज्यादा में, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है शेयर बाजार में। और अमूमन 1 साल या 1.25 साल का टाइम लेता है बाजार या आपका इन पोर्टफोलियो एवरेज, हाँ, वो वापस से बाउंस बैक करने में। तो अभी आपके पास वक्त है संटू जी, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, निवेश जारी रखिए, ठीक है? चलिए, यहाँ संटू जी चले गए हैं, लेकिन आई होप कि उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। जय सिंह जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। जय सिंह जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार स्वाति जी। जी, मेरा एक सवाल है। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और मेरे पास 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा है। मुझे उसे इन्वेस्ट करना है। उसमें मैंने 4 फंड चूज किए हैं जो मैंने शुरू कर दिया है जी। उसमें सबसे पहला है SBI इक्विटी हाइब्रिड, हाँ जी, जिसमें 50,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट है जी। दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप जी, जिसमें 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट है। तीसरा है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, उसमें 20,000 रुपए का है। और चौथा है निपॉन स्मॉल कैप जी, उसमें 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से मैंने, जो मेरे पास 50 लाख है उसमें से 20 लाख मैंने FD करा दी है और 30 लाख मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना है। आप लगा रहे हैं, राइट? जी हाँ। और मुझे 50,000 रुपए महीने चाहिए 2024 से, जनवरी 2024 से। ये आपकी हाँ, एक सवाल यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी बीच में, जय सिंह जी। ये रिटायरमेंट, ये जो 50,000 रुपए आपको 2024 जनवरी से चाहिए, ये आपका रिटायरमेंट के बाद का रेगुलर इनकम इसी से होना है? यही है आपका सोर्स ऑफ इनकम? मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है मैडम, रेगुलर इनकम है। इसके लिए आपने पहले प्लानिंग नहीं की थी जय सिंह जी? नहीं, पहले प्लानिंग की थी, लेकिन जो फंड इकट्ठे हुए थे उससे मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। ओके, इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे कि ये गोल ऊपर नीचे क्यों नहीं करना चाहिए। बट 50 लाख रुपए, 20 लाख FD में, बाकी पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत रिस्की खेल खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से गलत खेल खेल रहे हैं। ये खेल ही है ये जो करना चाहते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इन्होंने करंटली यहाँ तो शॉर्ट टर्म FDs करी होंगी, जिससे हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम शो पर भी कहते हैं कि आप एवरेज एक 12% तक का अगर आप रिटर्न एवरेज लेके चलें तो रिटायरमेंट के टाइम आपको
उसके कॉर्पस से आप काफ़ी इनकम कमा सकते हैं जी। हैविंग सेड दैट, जैसे इसे मैं अगर प्रीवियस सवाल से भी लिंक करूं, गोल काफ़ी शॉर्ट पीरियड का है, राइट। 30 महीने की अगर ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एसआईपी में तो लगभग मिड 22 के आसपास तक ये इन्वेस्ट करते रहेंगे जी। अब ये अजम्पशन है कि 12% ग्रोथ आएगी। अगर 30 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है तो प्रैक्टिकली ये अगर आप एवरेज लें बीइंग एसआईपी तो मतलब 15 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट हुआ। जब तक इनका गोल खत्म होगा उसी के 1.5 साल के बाद इनको विड्रॉल स्टार्ट करनी है। बहुत रिस्की है, मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली अपने एसआईपीज बंद कर दें, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। और अब जब ये कह रहे हैं कि यही कॉर्पस है इनके लिए, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट सेफ एट ऑल। मैं इनफैक्ट रिकमेंड करूंगा कि ये सारे फंड्स लमसम 30 लाख लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, जो काफ़ी सेफ हैं कंपैरेटिवली, और ये एवरेज एक 7.5-8% का रिटर्न्स इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फंड्स चूज करें जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड है, या कोटा क्रेडिट रिस्क फंड है, या एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, इनका अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस भी देखें और आगे चल के भी जो उम्मीद है 8% तक का एक एवरेज कॉपस एवरेज रिटर्न इसमें से आ सकता है। 4 साल के बाद जब इनको फंड्स की जरूरत है, ये 30 लाख विल बी रफली अबाउट 41 odd lakhs रफली। अगर इसमें से एसडब्ल्यूपी करें, जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ विड्रॉ करें, वो टैक्स में भी इनको बेनिफिट देगा कंपेयर टू टेकिंग अ डिविडेंड ऑप्शन, जो अब नेचुरली अब टैक्सेबल है। प्लस एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए इनको एक फिक्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, 50,000 एक काफ़ी अग्रेसिव अमाउंट है विड्रॉ करने के लिए। अभी वो 61 है, नेचुरली वो 65 के होंगे। मेरा सजेशन होगा कि इस अमाउंट को कम से कम 25 साल तक अगर उनके पास रहें तो अच्छा है, और इन्हीं डेट काइंड ऑफ फंड्स में रहें, तो इनको अपनी एक्सपेक्टेशन 50,000 से भी कम करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 33 से 35 हजार के बीच में हर महीने विड्रॉ करें तो ये कॉपस 25 साल तक रहेगा। अगर ये 30,000 तक ले आए तो ये कॉपस विल गो फर्दर डाउन टू अबाउट 30 years, 35 years, 32 years. सो उस हिसाब से प्लान करना जरूरी है। ये जिस तरह खेल रहे हैं ये मुझे काफी डरा रहा है। जय सिंह जी, आप हैं हमारे साथ? जी मैम। सुन रहे हैं कि क्या कहा अभी अभिनव जी ने आपको? जी जी। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे स्ट्रैटेजी? हाँ, चेंज करेंगे मैम, है ना, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अब सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ और होने वाली है नहीं, रिटायर हो चुके हैं आप। अच्छा रहता कि कुछ और करते, लेकिन अभी नहीं कर सकते, तो ठीक है। अब इस पैसे को लेकिन थोड़ा लंबे वक्त तक चलाना है ना जी। तो आप थोड़ा सा सेफ खेलिए, यहाँ पे आप बने रहिए हमारे साथ। अभी ना एक बात बताएं कि आपको अगर ये अपनी उम्मीद कम करते हैं कि मुझे 50 नहीं 30 चाहिए, तो आपके पास सीनियर सिटीजन के बैंक एफडीज जो रेट है Absolutely. वो एकदम ही सेफ माने जाएंगे। Absolutely. उस कैटेगरी में देखें। Absolutely. एक तो उसको एक्सप्लोर करना क्या चाहिए किसी को, या फिर आप उसको रेकमेंड नहीं करते हैं? देखिए, रिकमेंड नहीं करता ऐसा नहीं है, बट एक लिमिट के बाद आपका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, राइट। अगर इंटरेस्ट ही इनकी सोर्स ऑफ इनकम है तो नेचुरली टैक्स ब्रैकेट काफी हाई होगा। कंपेयर टू फंड्स इन्हें वो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा जो इन्हें एफडीज में नहीं मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। उसकी एक स्पेसिफिक पीरियड भी है, तो इतने डायनामिक नहीं होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स। तो मे बी यू कैन स्टिल लुक एट अ पार्ट ऑफ इट, देख के कि मैं देख रही थी कि यहाँ पे 8% तक डीसीबी आरबीएल बैंक जो है वो 5 साल के एफडी पे 7.85% या 8% वो क्यूमुलेटिव पे है। हाँ, ये क्यूमुलेटिव पर है, लेकिन तो उसमें भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसमें withdraw बेस आपका बेस रेट 7.4 या 7.5% होगा, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट एनुअली या क्वार्टरली के हिसाब से वो 7.85 आता है। ओके। एक चीज और यहाँ पे जो ऑप्शन जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, या फिर पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम एक होता है, आई गेस वो भी एक ऑप्शन है। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन पे तो आपको 8.6% तक का इंटरेस्ट फिलहाल मिल रहा है। करेक्ट, मैक्सिमम अप टू 15 लाख। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक लिमिट है कि आप 15 लाख तक। तो आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे, आप थोड़ा मिक्स करके भी आगे चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल से जुड़ा हुआ कि कई जगह एडवाइजर्स कहते हैं कि अगर आपको एसडब्ल्यूपी करना है तो आप लिक्विड स्कीम या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लीजिए। अब क्योंकि डेट कैटेगरी में 16 तरीके के फंड्स होते हैं जिसको सेबी ने कैटेगराइज किया है, तो कैसे कोई चुनेगा कि 16 में से कौन सा फंड उसके लिए रिटायरमेंट के लिहाज से, एसडब्ल्यूपी के लिहाज से बेहतर होगा? देखिए, वो लॉजिक जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लिक्विड का है वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो पेपर्स की होल्डिंग होती है काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। नेचुरली अगर पेपर्स की होल्डिंग शॉर्ट है तो रिटर्न्स भी शॉर्ट हैं।
इनके स्पेसिफिक केस पे इनको रिक्वायरमेंट प्लान कर रही है 4 साल बाद, तो आप वो 4 साल तक का कॉल ले सकते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म पेपर में रहें। अच्छा। पेपर्स काफ़ी मेच्योर हो जाएंगे तब तक, प्रॉब्ली 2 साइकिल्स हो जाएंगे अगर आप एक एवरेज मेच्योरिटी पीरियड भी लें, तो उसके हिसाब से इनको ये लॉन्ग टर्म पेपर में रहना बेटर है। एंड एक्चुअली आप इवैल्यूएट तो करते रहेंगे, बिकॉज 4 साल बाद हो सकता है कुछ ऑप्शंस बेटर मिलेंगे कि नया कैटेगराइजेशन आ जाएगा तब तक शायद। चलिए, तो यहाँ पर आपको जय सिंह जी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। आप जिस तरीके से इक्विटी में घुस रहे हैं और जो पर्पस लेके घुस रहे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक है। आपको इस वक्त अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी सेव करना है और ये कोशिश करनी है कि आपके रिटायरमेंट के बाद की पूरी ज़िंदगी आराम से इस पैसे पे निकल जाए। 50,000 मुश्किल है शायद इस निवेश से निकालना, लेकिन 25 से 30,000 तक आप निकाल पाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ नीलेश साहू भोपाल से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नीलेश जी नमस्ते, क्विकली पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं मतलब 5 शिप चल रही है मेरी, 2000 रुपीज ईच की, है ना। एक DSP इक्विटी फंड में है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में है। जी, लिस्ट है हमारे पास। आप सवाल पूछें थोड़ा जल्दी क्योंकि टाइम कम है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि मैं HDFC टॉप 100 सुंदरम सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। हाँ जी, अराउंड 15 इयर्स के लिए। तो मैं अपनी बच्ची के एजुकेशन के 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। मैं क्विकली आपके पोर्टफोलियो पर भी राय ले लेती हूँ अभिनव जी से एक बार। अभिनव, पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? सॉरी टू से, बट पोर्टफोलियो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। ओहो, क्या चेंज करना है? मैं सारी स्कीम्स ही चेंज कर दूं अगर वो पूछते तो। लेकिन नहीं बताएं आप। हैविंग सेड दैट, DSP इक्विटी मैं फिर भी रखूं, काफी कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो है। ऑफ कोर्स मल्टी कैप भी है, अग्रेसिव हाइब्रिड भी है, स्मॉल कैप है, एक निफ्टी फंड भी है। तो मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है। इनफैक्ट मिड कैप इज कम्प्लीटली मिसिंग, जो मिड कैप होना चाहिए। इनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें से मुझे सिर्फ एक DSP इक्विटी फंड ही है जो अच्छा लग रहा है, और SBI इक्विटी हाइब्रिड भी, बिकॉज इट्स हाइब्रिड कैटेगरी, वो ठीक है। बाकी मैं तीनों फंड रिकमेंड करूंगा कि इसको स्विच करें या चेंज करें। जो उनका सवाल है, 2 और फंड ऐड करना चाहते हैं। मैं दोनों फंड नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए 15 साल का पीरियड है। एक लार्ज कैप फंड है, अग्रेसिव, प्योर प्रैक्टिकली निफ्टी सेंसेस काइंड ऑफ अ फंड, और दूसरा फंड है जो एक सेक्टोरल फंड है, जो सर्विस इंडस्ट्रीज फंड। अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अग्रेसिव मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें, जो कम से कम 70-75% पोर्टफोलियो मिड कैप में इन्वेस्ट करें एज पर द कैटेगराइजेशन। अच्छा, तो आप एक्सिस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें। मैं तो रिकमेंड करूंगा। बाकी 3 स्कीम्स हैं, L&T इमर्जिंग, IDFC, फ्रैंकलिन इंडिया, इन तीनों को एग्जिट करके एक्सिस में इन्वेस्ट कर लें। तो इनके पास DSP बचेगा, SBI इक्विटी हाइब्रिड स्टिल ओके कंपैरेटिवली, तो और एक एक्सिस मिड कैप ऐड करें। 3 फंड्स SIP के लिए काफी कंफर्टेबल है, काफी ठीक है। अलग डेट्स पे इन्वेस्ट करें जिससे वो एवरेजिंग कंफर्टेबल हो जाए पूरे महीने में। मतलब 7, 15, 21 ऐसे डेट्स चूज करें। ऑलराइट, तो यहाँ पे नीलेश जी पोर्टफोलियो आपका अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। DSP इक्विटी कंटिन्यू कीजिए, SBI इक्विटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस एक नया फंड आप ऐड करना चाहते हैं तो एक्सिस मिड कैप आपने कहा है, राइट? वो आप ऐड कीजिए और 3 फंड में ही निवेश रखिए अपना। आपके लिए मैनेज करना भी आसान होगा और एक डायरेक्शन मिलेगा आपके पोर्टफोलियो को, वो बहुत ज़रूरी है आपके निवेश में। यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म, लेकिन हमारे पास 2 मिनट बचे हैं और आपके को बताने हैं 3 मिड कैप फंड के नाम और क्यों आपके फेवरेट है वो भी हमें जानना है। तो मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब दूंगा। अच्छा, कि जो फंड सिलेक्शन प्रोसेस है, टिपिकली जो हम देखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं या काफ़ी प्रोफेशनल्स भी, वो टिपिकली सॉर्ट करते हैं रिटर्न्स और उसके बेसिस पे रिकमेंड करते हैं। तो जिस फंड ने बेस्ट परफॉर्म किया वो अब अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको रिकमेंड करते हैं। वो बड़ा ही गलत तरीका है, वो रिकमेंडेशन चॉइस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है जो लार्ज कैप फोकस्ड है, अगर आज लार्ज कैप में मूवमेंट आया है तो उसको आप अगर बैकड्रॉप करेंगे तो नेचुरली उसके रिटर्न्स हिस्टोरिकली भी ठीक ही दिखेंगे, बिकॉज आज उसने कवर अप कर दिया फॉर द पास्ट 6 months, 1 year एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखना जरूरी है कि डिफरेंट साइकिल्स और डिफरेंट पीरियड्स में फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है। जब वो बाजार खराब था या अगर बाजार ने परफॉर्म नहीं किया, पीयर वाइज कंपैरिजन उस पीरियड में कैसा था। तो आप यहाँ क्वार्टरली देखें, मंथली देखें या एनुअलाइज देखें या कैलेंडर या रिटर्न्स देखें। अगर आपको पता है 2008-9 पीरियड खराब थे, उसमें फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस बेसिस पे हम आइडियली शॉर्टलिस्ट करते हैं मिड कैप स्कीम्स। तो मैंने 3 स्कीम्स जो आपने रिक्वेस्ट करी मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं। एक्सिस मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड
एंड डीएसपी मिड कैप फंड। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है ये तीनों फंड्स या टॉप परफॉर्मिंग हैं, बट एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स है। अगर 30 फंड है, अगर ये फंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ कंसिस्टेंटली पीरियड्स में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड द करंट पोर्टफोलियोज, हमें ये 3 स्कीम्स फिलहाल अच्छी लगती हैं। चलिए, तो ये 3 नाम आपके सामने, एक्सिस मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप और डीएसपी मिड कैप, ये है 3 फेवरेट फंड अभिनव एंग्लिश के। हमने आपको बाकी 2 जो हमारे एक्सपर्ट आए थे सोमवार को और मंगलवार को, उनके भी लिस्ट आपको हमने दिखाई है। शुक्रवार को हम सारे लिस्ट को एक जगह लेकर आएंगे, देखेंगे कि सब में कॉमन कौन सा फंड है और उसकी एक लिस्ट आपको हम बना कर देंगे, ताकि आपके पास आगे चलते हुए जब आपको अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड ऐड करना हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस, कुछ नाम पहले से ही सामने हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव सवालों के जवाब देने के लिए। और आज फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।